हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का क्वेश्चन पेपर से सेक्शन 4 यानी टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल मीन्स टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो में जो हम आंसर्स आपको बताएंगे वो रिसर्च बेस्ड है और आंसर्स ऑफिशियल नहीं है, आपको मालूम है, लेकिन फिर भी हम 100% ऑथेंटिक आंसर्स प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56। When children arrive at school with their own perceived ideas about how the world works, often differing from scientific concepts, is known as। विद्यार्थी जो घर से विद्यालय आते हैं तो वो आने से पहले घर से बहुत सारी धारणाओं को लेकर के आते हैं, आइडियाज़ को लेकर के आते हैं कि दुनिया इस तरह वर्क करती है, दुनिया में इस तरह सारी घटनाएं कार्यकलाप होती हैं। हो सकता है वो जो आइडियाज़ लेकर के घर से आ रहे हैं वो सब वैज्ञानिक तरीके से फुल्ली प्रमाणित ना हो, तो इसे क्या कहा जाता है? देखिए, बहुत सारे आइडियाज़ हमारे मन में ऐसा रहता है जो सच नहीं है, तो इन्हें सिंपली मिसकॉन्सेप्शंस कहा जाता है। ऐसी कुछ आइडियाज़, ऐसी कुछ धारणाएं जो साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, तो इन्हें मिसकॉन्सेप्शंस कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 57। According to National Education Policy 2020, the curricular and pedagogical structure of school education will be 5+3+3+4. In this, 4 represents। यह जो NEP 2020 स्ट्रक्चर को बताती हैं 5+3+3+4, इसमें 4 क्या है? इससे पहले भी हमने कई बार इसे डिस्कस किया है। तो 4 नंबर का जो स्टेज है ना, यह है सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। 5 वाला जो स्टेज है ये फाउंडेशनल स्टेज है, फिर प्रिपरेटरी स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 58। Which of the following is not one of the 3 elements of culturally relevant pedagogy? सांस्कृतिक तरीके से रेलिवेंट पेडागोजी का निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? 3 एलिमेंट्स में से कौन सा शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, मॉडिफाइड स्टैंडर्ड्स जो है ये कल्चरली शामिल नहीं है, यानी कि कल्चरली रेलिवेंट पेडागोजी में शामिल नहीं है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। Which of the following is not an example of परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट? निम्न में से कौन सा परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट का एग्जाम्पल नहीं है? परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट होता है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाता है या फिर डेमोन्स्ट्रेशन को क्रिएट किया जाता है जो इन्वेंशन और पोस्टर के माध्यम से, ठीक है, प्रदर्शन किया जाता है, उसमें कुछ किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑरल आंसर टू ए टीचर इंक्वायरी। एक टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा और उसका मौखिक तरीके से जब जवाब दिया जाएगा तो यह परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट का अंतर्गत नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। गीता wants to consistently improve her teaching and ensure that she is meeting all of her students' needs। गीता नामक एक शिक्षिका क्या चाहती हैं? वो लगातार अपना टीचिंग को, अपना पाठदान को उन्नत बनाना चाहती हैं और ये भी वो इंश्योर करना चाहती हैं कि बच्चों का जो नीड्स है, बच्चों का जो चाहत है, आवश्यकता है, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में उनका टीचिंग मेथड सक्सेसफुल हो। व्हाट स्ट्रेटेजी कुड शी एम्प्लॉय टू अचीव दिस गोल्स? अगर उन शिक्षिका को, गीता मैडम को अपना इन स्ट्रेटेजी को फुलफिल करना है, परिपूर्ण करना है, तो कौन सी स्ट्रेटेजीज इनको अपनानी होंगे? ऑप्शन 1 आस्क स्टूडेंट्स टू डू सेल्फ लर्निंग। बच्चों को ये सेल्फ लर्निंग, खुद समय बिताएंगे सीखने के लिए, तो ये सही नहीं है क्योंकि बच्चे खुद पढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए विद्यालय में आते हैं शिक्षक के सहारे वो सीखने के लिए, समझने के लिए। ऑप्शन 2 लेट स्टूडेंट्स रेसल विथ डिफ़िकल्ट मटेरियल्स। बच्चों को यदि अलग अलग वस्तुओं से रेसल करने के लिए बोलेंगे, कुश्ती करने के लिए बोलेंगे, तो ये कौन सा बात है भाई? ये इलॉजिकल बात है।
ऑप्शन 3 स्पेंड टाइम टू ऑब्टेन फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन। ये सबसे सही बात है क्योंकि बच्चों के साथ हमें टाइम बिताना होगा, गीता जी को टाइम बिताना होगा, इसके साथ साथ उनको शिक्षक होने के नाते बच्चों को पूछना पड़ेगा कि फीडबैक लेना पड़ेगा कि ये जो मैंने समझाया है आपको कहाँ कहाँ समझने में दिक्कत हुई है, क्या क्या समस्या है आप बताइए। इस प्रकार जब हम स्पेंड टाइम करेंगे, समय को व्यतीत करेंगे और बच्चों के साथ उनको पूछेंगे, उनसे फीडबैक मांगेंगे, तब जाकर के यह सही काम होगा। फीडबैक जो बच्चे देंगे उसे हम फिर अपना जो लेसन है उसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे, अपने आप को और सुधार करना चाहेंगे, तब जाकर के ये काम बनेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, द स्टडी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल इज नोन एज। एक इंस्टीट्यूशन, एक कोई संगठन हो, संस्था हो या फिर एक व्यक्ति हो, उनका जो अध्ययन है उसे केस स्टडी कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 62, राहुल वॉचेस ए वीडियो ऑफ समवन कंप्लीटिंग ए पजल। कोई एक वीडियो में एक पाजल को सॉल्व कर रहा है और उसे राहुल देखता है। देन अटेम्प्ट्स टू सॉल्व इट हिमसेल्फ। इसके बाद राहुल खुद से उसे सॉल्व करना चाहता है, सॉल्व करना शुरू कर देता है। व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग डिड राहुल यूज इन दिस एग्जाम्पल। इस उदाहरण में राहुल ने जो सीखने का जो अधिगम किया है वो कौन सी अधिगम है। कोऑपरेटिव, यहाँ तो कोऑपरेटिव, यहाँ तो वीडियो देख करके कर रहा है, कोऑपरेटिव नहीं होगा, कॉग्निटिव भी नहीं है, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी नहीं है, यहाँ आदत का कोई बात नहीं है। ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का एग्जाम्पल है क्योंकि वीडियो में किस तरह, वीडियो में जो बता रहे हैं ना वो आदमी, वो इंस्ट्रक्टर किस तरह सॉल्व कर रहे हैं हम उसको देख रहा है राहुल। इसके बाद खुद से उसने देख देख करके ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया, इसके बाद खुद से उसने सॉल्व करने का प्रयास किया। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार वीडियोस देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 63, इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट व्हाट रोल डू स्टूडेंट्स प्ले। कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि गठनवादी या फिर रचनात्मक विद्यालय का जो कक्षा है उसमें, यानी कि रचनात्मक अधिगम वातावरण में बच्चों का क्या भूमिका है आपको बताना है। तो जहाँ बच्चों का नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करने का बात हो, इसे ही क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो यहाँ बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनना पड़ेगा, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन देयर लर्निंग। अधिगम में वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, सक्रिय रूप से अंश लेंगे, तब जाकर के कंस्ट्रक्टिविज्म होगा। क्वेश्चन नंबर 64, नाताशा रोट ए चैलेंजिंग मैथ्स प्रॉब्लम ऑन द ब्लैक बोर्ड। नाताशा मैडम ने एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रत्याह्वान मूलक गणित का समस्या को ब्लैक बोर्ड में लिखा। She then asked her students to brainstorm and discuss with each other the possible solutions to the problem. इसके बाद नाताशा मैडम ने बच्चों को सोचने के लिए कहा कि आप अपनी ओर से सोचो, ब्रेनस्टॉर्म करो, आपको चिंतन करना है, मनन करना है। इसके बाद आप यदि चाहें तो अपना सहपाठियों के साथ भी इसका आलोचना कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और इसका सलूशन फाइंड आउट करने का प्रयास कर सकते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको बताना है ये किसका उदाहरण है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। यहाँ नाताशा ने कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, दैट मीन्स ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है। एक्सपोजिटरी इंस्ट्रक्शन, यहाँ कुछ भी एक्सपोजिट नहीं किया गया है, सबमिट करके खूब सुंदर करके एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ऑप्शन 3 डोमिनेंट इंस्ट्रक्शन, यहाँ नाताशा मैडम ने कोई डोमिनेंट नहीं दिखाई है। ठीक है, डिस्कवरी इंस्ट्रक्शन, इसे डिस्कवरी इंस्ट्रक्शन कहा जाता है क्योंकि यहाँ मैडम कहीं ना कहीं बच्चों को इंट्रिंसिक मोटिवेशन की ओर ले जा रही हैं, बच्चों को सोचने के लिए बोल रही हैं, सोचने को यहाँ प्रोत्साहन दिया जा रहा है, डिस्कवर करने को कहा जा रहा है, तो इसे डिस्कवरिंग कहा जाता है, डिस्कवरी इंस्ट्रक्शन कहा जाता है क्योंकि यहाँ डिस्कशन भी शामिल है, आलोचना भी शामिल है, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी शामिल है, तो ये डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, आई नो यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट बट यू स्टिल नीड टू प्रैक्टिस मोर। मैं जानता हूं कि आप अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, ज़्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ,
ये किसका एग्जाम्पल है, इसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ ये जो बात बताई जा रही है ना, ये एक फीडबैक है, ये एक पॉजिटिव फीडबैक है कि आपको ये करना है, ये करने से आप और आगे बढ़ सकती हो या सकते हो। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव रीइंफोर्समेंट है ना, ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो कंस्ट्रक्टिव माफ़ कीजिएगा जो फीडबैक है, इसे पॉजिटिव फीडबैक कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 66, द स्टेप्स टीचर्स टेक टू ऑप्टिमाइज लर्निंग बाय शेपिंग देयर क्लासरूम एनवायरनमेंट, एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन लर्निंग एंड मिनिमाइजिंग इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर इज टर्म्ड एज। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो शिक्षक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, कक्ष में प्रयोग करना चाहिए क्लासरूम एनवायरनमेंट को बढ़िया करने के लिए, एंगेजिंग करने के लिए। तो निम्न में से कौन सा सही है इसमें, यानी कि जो बच्चों का जो बर्ताव है, बच्चों का जो बिहेवियर है वो सही हो, ये सब करने के लिए निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 क्लासरूम प्रैक्टिसेस यहाँ काम नहीं करेगा, रूल्स एंड लॉज भी यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ क्लासरूम मैनेजमेंट सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट एक टीचर को कितने बढ़िया तरीके से आता है, कितना बढ़िया तरीके से बच्चों का जो मिसबिहेवियर है उसे हैंडल करते हैं, उसे क्लासरूम मैनेजमेंट कहा जाता है। और जो टीचर बढ़िया तरीके से क्लासरूम मैनेज कर सकता है वो ही मिसकॉन्सेप्शन, मिसबिहेवियर, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को हैंडल कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, Which of the following is an example of positive discipline? निम्न में से कौन सा पॉजिटिव डिसिप्लिन का, सकारात्मक अनुशासन का उदाहरण है? इसका सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रिवेंटिंग मिसबिहेवियर बाय मेकिंग लेसन्स एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। यहाँ मिसबिहेवियर यानी कि दुष्टता को, जो मिसबिहेवियर है, गलत आचरण है, इसको प्रिवेंट कर रहे हैं, दूर करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ शिक्षक, और लेसन्स को इसे दूर करने के लिए एंगेजिंग बना रहे हैं, ज़्यादा बच्चे उसमें ध्यान दे, फोकस करे, ऐसा कुछ कर रहे हैं टीचर। और रुचि बच्चों के जगाने के लिए इंटरेस्टिंग भी बना रहे हैं, मज़ेदार भी कक्षा बना रहे हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 68, The question critically examine the factors led to French Revolution is based on the dash objectives. Critically examine the factors led to French Revolution. आपको उन फैक्टर्स को, उपादानों के बारे में आलोचना करना है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन करने के लिए जिम्मेदार है। एनालिसिस, कंप्रिहेंशन, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, इसका सही जवाब हो जाएगा एनालिसिस, क्योंकि यहाँ आपको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है, मतलब आपको पूर्ण रूप से क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रॉम्प्ट है, ये क्रिटिकली एग्जामाइन प्रॉम्प्ट का मतलब ही होता है आपको विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है। तो यहाँ एनालिसिस हो जाएगा सही जवाब, इवैल्यूएशन, कंप्रिहेंशन, सिंथेसिस नहीं होगा। सिंथेसिस सबसे अंत में आता है, एनालिसिस करने के बाद जब हम जाकर के एक सामअप में पहुँचते हैं, कंक्लूशन में पहुँचते हैं, तब जाकर के सिंथेसिस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, द स्कूल करिकुलम इज एम्ड एट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ। स्कूल का जो करिकुलम है, करिकुलम का उद्देश्य वो होता है शिशु का, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो ये कौन सा प्रिंसिपल के साथ जुड़ा हुआ है? ये ना होलसमनेस एंड कम्प्रिहेंसिवनेस के साथ जुड़ा हुआ है। होलसमनेस यानी कि सारे बच्चों को एक तरह बनाने का यहाँ प्रयास करने का बात है, और सबको समझना है और समझाना है, सबका जो नीड है उसे परिपूर्ण करके आगे बढ़ना है। तो इसे होलसमनेस एंड कम्प्रिहेंसिवनेस अप्रोच कहा जाता है, प्रिंसिपल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट इंडिकेट्स द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस? निम्न में से कौन सा करिकुलम और सिलेबस के अंतर को सही रूप से दर्शा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखा है, सिलेबस इंक्लूड स्कूल सब्जेक्ट्स whereas the curriculum deals with the totality of लर्निंग एक्सपीरियंसेस। करिकुलम में जो लर्निंग एक्सपीरियंस पूर्ण रूप से मिलेगा उस सब को एक साथ इंडिकेट किया जाता है, लेकिन सिलेबस में क्या होता है, विद्यालय में कौन कौन से सब्जेक्ट को, विषय को पढ़ाया जाएगा उसे लिखा जाता है सिलेबस में, उसे दिया जाता है सिलेबस में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत ही मजा आता है। Which of the following statements is incorrect? आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन गलत है।
स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन 1, द एंटायर प्राइमरी स्टेज विल नाउ बी कॉल्ड प्रिपरेटरी स्टेज, ये तो गलत स्टेटमेंट है, ये पहले ही हमने पा लिया, क्योंकि एनईपी 2020 में जो प्राइमरी स्टेज है, ये प्राइमरी स्टेज पूर्ण रूप से इसे प्रिपरेटरी स्टेज नहीं कहा गया है। प्रिपरेटरी स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्कूल स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है। इसे तो ये तो गलत बात है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को देखने का भी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, व्हिच टू स्टाइल्स ऑफ परसेप्चुअल लर्निंग डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ टच। टच यानी कि स्पर्श करके हम जो सीखते हैं, उस पर निम्न में से कौन सा सही जवाब होगा? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, हैप्टिक एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग। हैप्टिक एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग ये दो प्रकार के जो अधिगम हैं, इनमें टच करके सीखने का बात है। यानी कि हैप्टिक अगर इसका मतलब देखेंगे तो इसका मतलब होता है टच। काइनेस्थेटिक को अगर हम देखेंगे, या फिर कई सारे लोग इसे किनेस्थेटिक भी बोलते हैं, तो किनेस्थेटिक में इन्वॉल्व होता है फिजिकल मूवमेंट और बॉडी पोजीशन। ठीक है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, सोशियो इमोशनल लर्निंग हेल्प्स टीचर्स मेनली टू। सोशियो इमोशनल लर्निंग, सामाजिक आवेगिक अधिगम शिक्षक को प्रामाणिक रूप से, प्रधान रूप से क्या करने में मददगार साबित होता है? तो ये ऑप्शन 3 होगा इसका सही जवाब। अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस इफेक्टिवली, किस तरह बच्चों का जो आवेग हैं उसे प्रभावी तरीके से कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, इसे ही सोशियो इमोशनल लर्निंग की मदद से हम एज ए टीचर क्या कर सकते हैं? मेनली हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, एक टीचर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि आवेग को बढ़िया तरीके से, आवेग को किस प्रकार प्रभावी तरीके से कंट्रोल किया जाए, मैनेज किया जाए, उसे ही शिक्षक को मदद मिलता है सोशियो इमोशनल लर्निंग से। क्वेश्चन नंबर 74, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट प्राइमरीली एम्स एट। प्रभावशाली कक्ष परिचालना में क्या शामिल होता है? तो याद रखिएगा, इसमें बिल्ड सेफ ऑर्गेनाइज्ड एंड एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसा वातावरण कक्ष में हमें निर्माण करना है, बनाना है, जिसमें बच्चे सेफ महसूस करें, बच्चों को सही तरीके से हम बिठाएं, हर एक कार्य ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो, नियमित तरीके से हो, और बच्चों को यहाँ एंगेज करने के लिए कक्षा को मज़ेदार बनाएं, ये सबसे ज़रूरी हो जाता है। देयरफॉर ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, Which of the following questions would be more likely to produce divergent thinking? निम्न में से किस प्रकार के क्वेश्चंस डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ये हो जाएगा ऑप्शन 3। यहाँ देखो क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी यूजेस कैन यू थिंक फॉर ए क्लॉथ हैंगर। एक क्लॉथ हैंगर कुछ इस तरह जो होता है, क्लॉथ हैंगर का किस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, इसका क्या क्या इस्तेमाल है। जब यह प्रश्न पूछा जाएगा तो अलग अलग तरीके से हम सोचेंगे, बच्चे अलग अलग तरीके से सोचेंगे। लेकिन व्हाट इज ए क्लॉथ हैंगर अगर हम पूछेंगे तो बच्चे फटाक से सिर्फ और सिर्फ क्लॉथ हैंगर क्या है उसके बारे में सोचेंगे, एक दिशा से सोचेंगे। ठीक है, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है। हाउ डू यू स्पेल क्लॉथ्स हैंगर, आप किस प्रकार क्लॉथ हैंगर को स्पेल करते हो? तो CLOTH क्लॉथ और HNGR हैंगर, ये स्पेलिंग एकदम सीधा, बस काम खत्म, ये स्पेलिंग बच्चे कर देंगे, इसके बाद बच्चे को और सोचने की आवश्यकता नहीं है, तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। और 4 नंबर में जो प्रश्न है, व्हाट डज ए क्लॉथ हैंगर टिपिकली लुक लाइक। क्लॉथ हैंगर असल में कैसे दिखते हैं? तो इसमें भी ऐसे दिखती हैं, इसका जो शेप है ये बच्चों का दिमाग में आएगा, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 76, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ फॉर्मल कॉन्सेप्ट। निम्न में से कौन सा एक फॉर्मल कॉन्सेप्ट का उदाहरण है? सर्कल, बर्ड, रिवर, एनिमल। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा। सर्कल एक फॉर्मल कॉन्सेप्ट का उदाहरण है। ये देखो रिवर, ये फॉर्मल नहीं है, ये हमें पढ़ाया नहीं जाता जियोमेट्री में कि रिवर आपको ऐसे ऐसे बनाने हैं, बर्ड आपको ऐसे ऐसे बनाने हैं। बर्ड के बारे में भी, बर्ड का ड्राइंग जो है, पिक्चर इस प्रकार होता है, ट्राइंगल का इस प्रकार होता है, ट्राइंगल को पढ़ाया जाता है फॉर्मल वे में, लेकिन बर्ड को, एनिमल को नहीं पढ़ाया जाता, इसीलिए सर्कल इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 77, 77, इन द बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ई स्टैंड्स फॉर।
बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में ई का मतलब क्या है? तो ई का जो मतलब है यह है एक्सट्रावर्शन। एक्सट्रावर्शन ई का मतलब है, तो ई स्टैंड्स फॉर एक्सट्रावर्शन, याद रखिएगा। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप प्राइमरीली फोकसेस ऑन। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप प्रमुख रूप से या फिर प्राथमिक रूप से किस पर फोकस करता है? तो याद रखिएगा, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप प्रमुख रूप से इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करने पर बल देती है। इसीलिए इसका सही जवाब मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, Which teaching method makes learners participation optimal and proactive? आपको बताना है निम्न में से कौन सा अधिगम का पद्धति बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है इसे सबसे ज़्यादा और प्रोएक्टिव बनाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 डिस्कशन मेथड। लेक्चर मेथड में बच्चों का शामिल होना संभव नहीं होता है, ये टीचर सेंट्रिक मेथड है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में बच्चे भी शामिल होते हैं, लेकिन जिस प्रकार डिस्कशन मेथड में बच्चों को एक्टिवली शामिल होना होता है, वैसे डेमोन्स्ट्रेशन प्रमुख रूप से टीचर सेंट्रिक होता है। टीचर जो करते हैं वहीं बच्चे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और कुछ क्वेश्चन ही करते हैं तो इसका भी जवाब देते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन में तो और भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग बच्चों को अलग अलग करके बार बार बारीकी से इनको समझाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, Swati enjoys visiting the bird sanctuary and has memorized facts about dozens of bird species. स्वाति नामक बच्ची क्या करती हैं? बर्ड सेंचुरी पर जाती हैं और वहां जाकर के बहुत सारे पंछियों का नाम याद रखने का प्रयास करती हैं। However, when she tries to learn about new species discovered in the same bird sanctuary, लेकिन बात यह होता है जब बर्ड सेंचुरी में जाकर के वो अलग एक प्रजाति का पंछी का नाम याद रखने का प्रयास करती है, शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर, उसे ये कठिन महसूस होता है याद रखना। द न्यू इन्फॉर्मेशन, जो नया स्पेसी को इसने चिड़ियाघर में जाकर के देखी है, उसे याद रखने में उसको तकलीफ हो रही है, क्योंकि पहले से वो और कुछ इन्फॉर्मेशन लोड करके आई है, पहले से पंछियों के बारे में जानती है। ठीक है, व्हाट प्रॉब्लम है स्वाति एक्सपीरियंस्ड इन दिस एग्जाम्पल? आपको बताना है इस उदाहरण में स्वाति का जो अनुभव है ये किसका उदाहरण है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। इसे प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है, यानी कि पहले से जो ओल्ड इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है, जिसे पियाजे स्केमा बोलते हैं, तो वो क्या करता है, नया जो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं उसे याद रखने के लिए वो वाला डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो इसे प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये बर्ड के बारे में बहुत कुछ जानती है। बर्ड का मान लो मोर जो इस प्रकार होते हैं, हाँ, जो ऑस्ट्रिच है ऑस्ट्रिच के बारे में जानती हैं, तो नई जो प्रजाति है उनको जानना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसे प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और कोई शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।